जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करते हैं राष्ट्र गौरव के इस अंक में एक ऐसे भारतीय परंपरागत आहार के विषय में जिसको देवताओं का आहार माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाहे यज्ञ हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, जिसके बिना वो पूरा नहीं होता। हमारे यज्ञ में हम जो देवताओं को समर्पित करते हैं वो जो समर्पित करते हैं, चावल समर्पित करते हैं। तो आज हम विशेष रूप से जौ की बात करते हैं। चावल तो हम अब भी खाते हैं, अभी खाने का थोड़ा स्वरूप बदल गया है, चावल के छिलके को हमने पूरी तरह से उतार दिया है, तो चावल उतना लाभकारी चावल नहीं रह गया है। तो चावल और चावल के साथ साथ जो देवताओं को पहले चढ़ता था, जो यज्ञ में प्रयोग होता था, जो हर प्रकार की पूजा पाठ में प्रयोग होता था, ऐसी जौ के बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। और उससे पहले आज हम देखते हैं तो आज 40 से 50% आबादी जिनकी आयु 25-30 साल से ऊपर है, उनका जिनका टेस्ट करवाया जाए तो ये पाते हैं कि उनके अंदर विटामिन डी कम हो गया, उनके अंदर विटामिन बी सीरीज के विटामिन कम हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है? आज कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सबको कॉमन हो गई हैं। जैसे लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो जैसे हम बात करें कि आज कब्ज कॉमन हो चुकी है, गैस कॉमन हो चुकी है, खट्टी डकारें कॉमन हो चुकी हैं, बदहजमी की बात करें, जोड़ों के दर्द की बात करें, तो हमारा कौन सा ऐसा आहार है जो हम प्रयोग करें? इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी बार बार हमें सादे भोजन के बारे में बताते हैं, पौष्टिक भोजन के बारे में बताते हैं। आज मैं अगर बात करूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों के पास जब अनाज की कमी हो गई थी, प्रोसेसिंग की कमी हो गई थी, बिजली की कमी हो गई थी, तेल की कमी हो गई थी, तो लोगों ने अपने घर की क्यारियों में उगाकर रॉ फूड खाना शुरू किया। घर की क्यारियों में उगाकर, घर के अंदर पीसकर दलिया बनाकर खाना शुरू किया, रोटियां बनाकर खाना शुरू किया, पूरे आटे के साथ, छिलके के साथ आटे की ब्रेड बनाकर खाना शुरू किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन देशों में बिजली की, तेल की कमी हुई थी और जिन देशों के लोगों की फूड हैबिट चेंज हुई थी, उन देशों में जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जो बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उन बीमारियों के अंदर एक बड़ी कमी आ गई थी। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन कौन से रीजन है, इसकी हम बातचीत करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि लोगों ने जब से मोटा खाना छोड़ा है, मोटा पहनना छोड़ा है, उसके बाद लोगों के जीवन में तरह तरह की बीमारियां आई हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि हम मोटा खाएं, हम मोटा पहने, और इसके साथ साथ अपने दिल के ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें। तो आज हम 3 प्रकार के दलिये की बातचीत करने वाले हैं। दलिया, हम रोटी खाते हैं, रोटी में भी हम जब बाजार का आटा लेते हैं तो हमने देखा होगा कि गेहूं के 3 पोर्शन होते हैं। गेहूं के ऊपर का छिलका, फिर गेहूं का जो इंडोस्पर्म है वो वाला हिस्सा, और उसके बाद गेहूं के बीच वाला हिस्सा जो सफेद पार्ट जिसको बोला जाता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में कहा जाता है। तो अभी हम जो रोटी खाते हैं, जो आटा बनाया जाता है, उस आटे को अच्छा दिखाने के लिए, उस आटे को ठीक दिखाने के लिए उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसका छिलका पूरी तरह से उतार दिया जाता है। और जब उसका छिलका उतार दिया जाता है तो छिलके के अंदर सबसे ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सबसे ज्यादा पोषक पदार्थ होते हैं। छिलका उतारने के बाद केवल प्योर कार्बोहाइड्रेट बच जाता है जो आंतों के अंदर चिपकता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि दलिया, मोटा अनाज प्रयोग किया जाता था। हाथ की चक्की से जब पीसा जाता था तो चक्की से पीसने के कारण जो आटा निकलता था वो बहुत मोटा नहीं होता था, उसके अंदर ब्रान एक पूरी मात्रा में, फाइबर पूरी मात्रा में होता था, उसका छिलका पूरी मात्रा में होता था, जिसका लाभ मिलता था। आज वो छूट गया है तो सबको डाइजेशन की दिक्कत हो रही है। तो पतंजलि ने इस दिक्कत को महसूस करते हुए लोगों को यदि गैस से, कब्ज से, खट्टी डकारों से, बदहजमी से, कोलाइटिस से बचना है तो वो क्या प्रयोग करें, कैसे अपने खान पान की आदतों में बदलाव करें, इसके बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी बार बार बताते रहते हैं, बार बार सिखाते रहते हैं। तो आज हम सबसे पहले गेहूं के दलिये की बात करेंगे। दलिये का जब नाम आता है तो बहुत सी एक युवाओं की बात करें, किशोरों की बात करें, तो उनको ये लगता है कि ये तो पशुओं का खाना है। और जो गाँव में भी रहने वाले लोग हैं उनके मन में भी एक बात आती है कि जो गांव के अंदर गाय, भैंस या पशु होते थे, उनको जो चाट दी जाती थी, उनको जो खाना दिया जाता था, उनको जो उनकी चारे के रूप में जो दिया जाता था, वो कई बार दलिया दिया जाता था कि अनाज को मोटा मोटा पीसकर उसको फिर
आग के ऊपर चढ़ा दिया जाता था, वो 1 घंटे 1.5 घंटे में उबलकर जो दलिया बन जाता था, खिचड़ी बन जाती थी, वो उसके खाने में दुधारू पशु को दी जाती थी। तो गांवों के अंदर भी जहां पर पहले दलिये का प्रयोग होता था, वहां पर भी यह मान लिया कि ये तो हमारा खाना नहीं है, ये तो पशुओं का खाना है, ये पशुओं को दिया जाता है, इसलिए हमें इसको नहीं खाना है। तो ये दलिये के क्या क्या गुण हैं, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। दलिये में कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम दलिये की बात करेंगे। दलिये के बारे में एक और धारणा बनी हुई है। वो धारणा क्या है कि जो दलिया है ये तो बीमारों का भोजन है। दलिया और खिचड़ी तो केवल तभी खाई जाती है जब वैद्य ने कहा हो, डॉक्टर ने कहा हो, और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कमजोर हो गया हो कि वह और कोई चिकनाई वाली चीजें, कोई पूरी, कोई छोले, कोई भटूरे या कोई पराठे पचा नहीं सकता, तो उस समय रोटी भी नहीं पचा सकता, तो दलिया और खिचड़ी खा लो। तो दलिया और खिचड़ी को एक तरीके से बीमारों के भोजन की श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन आज हम इस बात के लिए हम संतोष व्यक्त करते हैं कि आज जो जागरूक लोग हैं, वो जागरूक लोग आज समझते हैं कि यदि हमें गैस, कब्ज, खट्टी डकाने और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना है तो उसके लिए दलिया बहुत जरूरी है। अब दलिये के गुण क्या क्या हैं? दलिये के अंदर देखिए बहुत से खनिज होते हैं, बहुत से विटामिन होते हैं, फाइबर होता है, जो किसी भी मनुष्य की शरीर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ साथ दलिये में आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, फास्फोरस है और प्रोटीन है। दलिये के अंदर जो सबसे पहला फायदा मिलता है वो देखिए, दलिये के अंदर, क्योंकि दलिये का छिलका है तो इसके अंदर आपको फाइबर पूरी मात्रा में मिलता है। और जब फाइबर पूरी मात्रा में मिलता है तो सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ता है। आज हम देखते हैं तो 10 में से 8 लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। टॉयलेट के अंदर जाते हैं तो 15 मिनट तक, 20 मिनट तक बैठे रहते हैं, पेट साफ नहीं होता। उसके बाद वेस्टर्न टॉयलेट शीट के ऊपर बैठते हैं तो उसमें तो और दिक्कत आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। और फिर इसके बाद जो तला हुआ खाया जाता है, जो वनस्पति तेलों का भोजन खाया जाता है, और इसके साथ साथ जो चाट, पकौड़ी या भटूरे खाए जाते हैं, वो पूरे हमारी 32 फीट की जो छोटी आंत और बड़ी आंत है उस सिस्टम को पूरा जाम कर देते हैं। तो इस दलिये के अंदर सबसे पहली बात तो फाइबर पूरी मात्रा में है, और फाइबर पूरा होने के कारण सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। आप किसी भी बीमारी के लिए वैद्य के पास जाएं तो वैद्य सबसे पहला सवाल क्या करता है, जो अनुभवी वैद्य है वो सबसे पहला सवाल यही करता है कि पेट साफ होता है कि नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया की जितनी बीमारियां हैं उनमें सबसे पहला कनेक्शन पेट के साथ होता है। आयुर्वेद का, सिद्धा का, यूनानी का, होम्योपैथ के चिकित्सक की बात करें, एलोपैथ की तो मैं बात नहीं करूंगा, एलोपैथ में भी जो समझदार चिकित्सक हैं वो तो इसकी बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद की मैं बात करूं तो आयुर्वेद में चिकित्सक का पहला सवाल यही होता है कि पेट साफ होता है कि नहीं होता। उसके बाद वो अगले ट्रीटमेंट के ऊपर, अगली चीज के ऊपर बात करता है। तो दलिया खाने से सबसे पहले क्या होगा, पेट साफ होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, हमारा पेट ठीक से साफ होगा, तो उसके बाद कोई भी बीमारी हमारे शरीर में है उन सब में लाभ मिलने वाला है। दलिये के और क्या क्या लाभ हैं कि दलिये के अंदर हाई फाइबर है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। जिनको वजन कम करना है उनके लिए भी दलिया बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर जो फाइबर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो शरीर को पूरे आहार के रूप में मिलता है, और जल्दी से शरीर को फिर दोबारा भूख नहीं लगती, और पेट भरा भरा काफी देर तक महसूस होता है। दलिये के अंदर जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। दलिये के अंदर, आपने दलिये के अंदर देखा होगा, दलिये जिनको डायबिटीज है तो दलिये के अंदर जो मैग्नीशियम है उसमें कई तरह के एंजाइम के साथ वो ऐसा मेटाबॉलिज्म क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, इंसुलिन के प्रोडक्शन को ट्रिगर करने का काम करते हैं। और देखिए, जब हम कुछ और खाना खाते हैं, कुछ हमने शुगर ली, शुगर क्या है, कंसंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट है, वो शरीर के अंदर जैसे ही जाती है तो एनर्जी ब्रस्ट होती है, ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर एकदम फूटता है, एकदम ब्लड के अंदर मिलता है, इंसुलिन उतनी तेजी के साथ उसको मिल नहीं पाता, तो ग्लूकोज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, तो शुगर की बीमारी हो जाती है। तो ये दलिये के अंदर जो मैग्नीशियम है और इसके अंदर जो फाइबर है, उससे धीरे धीरे ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी धीरे धीरे मिलती है। तो डायबिटीज के अंदर ये बहुत लाभकारी है। जिनका हीमोग्लोबिन कम है, दलिये के अंदर आयरन है, चाहे थोड़ी मात्रा में है, लेकिन ये आयरन, हीमोग्लोबिन की कमी से जब शरीर के अंदर कमजोरी और थकान आती है तो दलिया उस थकान को, उस कमजोरी को दूर करने के लिए भी ठीक रहता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। और दलिया अपने आप में पूरा संपूर्ण भोजन है। तो इस दलिये के अंदर विटामिन और खनिज नेचुरल रूप से रहते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। इसके अंदर जो मैग्नीशियम है वो न्यूरोट्रांसमीटर
को एक्टिवेट करता है, हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को, हमारा मन शांत होता है और हमें नींद अच्छी आती है। तो ये हमने गेहूं के दलिये के बारे में बातचीत की है। अब एक और विशेष दलिया, पतंजलि ने एक और फार्मूला बताया है सबको, एक पुष्टाहार दलिया निकाला है जिनका वजन बहुत ज्यादा है और जिनको डायबिटीज है उनके लिए। जैसे देखिए, हम पुराने जमाने की बात करें तो पुराने जमाने में हर घर में जब मौसम बदलता था तो गेहूं भी खाया जाता था, चावल भी खाया जाता था, सारे प्रकार की दालें खाई जाती थी, फिर ज्वार, बाजरा, मकई, ये वैरायटी, अनाजों की वैरायटी खाई जाती थी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो लोकल अनाज होते हैं वो खाए जाते थे, हिमाचल में हिमाचल के लोकल अनाज खाए जाते थे। हर जगह जहां के लोकल अनाज हैं वो 4-5 की संख्या में अनाज खाए जाते थे, तो लोग स्वस्थ होते थे। आज लोग खूब हेल्दी खाते हैं, खूब ज्ञान भी बढ़ा हुआ है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मल्टीपल ग्रेन खाना छोड़ दिया है। तो आजकल मल्टी ग्रेन आटा खूब चलता है। तो ये दलिया, जिसके अंदर हम यदि बात करें तो ये दलिया विशेष रूप से पुष्टाहार दलिया बनाया गया है। इस पुष्टाहार दलिया के अंदर क्या है? गेहूं है, मूंग की दाल है, इसके साथ साथ इसके अंदर तिल है, इसके अंदर चावल है, और ये इसके अंदर 4 प्रकार के अनाज को बनाकर ये पुष्टाहार दलिया बनाया गया है। तो आप इस पुष्टाहार दलिया का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं कि जो एक ऐसा दलिया जिसको छोड़ दिया है लोगों ने प्रयोग करना, जिसको हमने भुला दिया है और जो आसानी से मिलता नहीं है। आसपास की किसी हम किराने की दुकान पर जाएं, अपने पड़ोस के किसी मेगा स्टोर पर, किसी मॉल में जाएं, किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं, तो हमें गेहूं का दलिया, गेहूं की मैदा, बेसन, ये तो मिल जाता है। लेकिन हम बात करें जौ की, जिसकी बहुत ज्यादा, जिसके अंदर पौष्टिक तत्व होते हैं, वो जौ हमें आसानी से नहीं मिलता। मुझे ध्यान है, जो हम मध्य भारत की बात करें जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें बिहार है, जिसमें झारखंड है, जिसमें मध्य प्रदेश है, हम उत्तरी भारत की बात करें जिसमें उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें पंजाब है, राजस्थान है, इस सारे हिस्से में जौ का खूब प्रयोग होता था पुराने जमाने में। बल्कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के हिस्से में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में तो जौ का दलिया बनाकर रात भर उसको रखकर उसके अंदर फिर लस्सी मिलाकर उसको, जब वो फर्मेंटेड हो जाता था, उसके अंदर पोषक तत्व तो कई गुना बढ़ जाते थे, उसको सर्दी में लोग प्याज के साथ सेवन करते थे, लस्सी के साथ, छाछ के साथ। जब उसको सर्दी में लस्सी के साथ, छाछ के साथ सेवन करते थे तो शरीर की अनावश्यक गर्मी को दूर करने का काम वो जौ का दलिया करता था, जिसको घाट की राबड़ी बोलते थे हरियाणवी भाषा में। मैं बात करूं, पंजाबी में बात करूं, मैं अगर राजस्थानी में बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो कड़कड़ाती गर्मी है उसको दूर करने का काम वो करता था। और इसी तरह से मध्य भारत में, जो बिहार का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहां पर सत्तू का प्रयोग होता था। तो चने के आटे में या जौ के आटे में नमक, मिर्च, हरी मिर्च और उसके अंदर प्याज आदि डालकर सत्तू का खूब प्रयोग किया जाता था। वो जो जौ का मोटे आटे का सत्तू सबसे अधिक तेज चलने वाला फास्ट फूड था, हमारा स्वदेशी फूड था, हमारे भारत के खाने पीने का गौरव था। वो फास्ट फूड के रूप में वो बना बनाया रहता था, उसको केवल पानी में मिलाने की देर पड़ती थी। आजकल तो ये विदेशी कंपनियां मैगी के नाम से कहते हैं कि 2 मिनट में तैयार होती है, उसके अंदर तो 2 मिनट भी नहीं लगते थे, 20 सेकंड के अंदर वो तैयार होती थी। तो उसको खूब प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज जौ कहीं मिलता नहीं है। तो आज हम जौ के दलिये के बारे में विशेष रूप से बात करने वाले हैं। गेहूं के दलिये के बारे में, मल्टीग्रेन के बारे में हमने बात की। जौ को ऋषियों का आहार माना गया है, देवताओं का आहार माना गया है। देवताओं में आपके घर में कोई शादी है, कोई गृह प्रवेश है, तो पंडित जी जो लिस्ट देते हैं उस लिस्ट में सबसे ऊपर जौ का नाम लिखा रहता है। तो जौ के क्या क्या फायदे हैं, आज हम इसकी बातचीत करने वाले हैं। देखिए, जौ की मैं बात करूं, जिसको अंग्रेजी में बार्ले कहा जाता है, तो ये जौ का दलिया, पतंजलि ने एक विशेष काम किया है। ये जौ का दलिया हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाया है। आप में से जो किसान है, आपके घर में जौ है, तो आप अपनी मिक्सी में, अपनी चक्की में आप पीस सकते हैं। जो घर में बना सकते हैं वो घर में बनाइए, और जो घर में नहीं बना सकते वो गूगल कीजिए पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि स्टोर नियर मी, तो पतंजलि के स्टोर से ले सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी आप इसको ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये जो जौ का दलिया है ये बड़ा अद्भुत है। पूज्य स्वामी जी महाराज बचपन से ही जौ का दलिया, बचपन में गांव में सब प्रयोग करते थे। घाट की राबड़ी जिसको बोला जाता था उसको प्रयोग करते थे। इस जौ के दलिये में सबसे ज्यादा खास बात क्या है कि आप जौ के दलिये को बनाएं, तो आप जौ के दलिये को बनाएंगे तो बनने के बाद जौ के दलिये में नेचुरल इतनी चिकनाहट होती है कि ऐसा लगता है कि इस जौ के दलिये में, जैसे आपने दूध में जौ का दलिया बनाया,
तो एक तरीके से वो जौ की खीर की तरह लगेगी। तो उसके अंदर आपको नेचुरल चिकनाई बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, खाने में मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। जौ का छिलका उतारकर इसको बनाया जाता है, लेकिन जौ के अंदर का छिलका उसका रहता है, फाइबर पूरी मात्रा में होता है, केवल बाहर का जो भूसी वाला छिलका है उसको निकाला जाता है। तो ये जौ का दलिया, इस जौ के दलिये में 100 ग्राम जौ के दलिये में लगभग 350 कैलोरीज होती हैं। इसके अंदर 12.5 ग्राम प्रोटीन होता है, इसके अंदर लगभग 2.25 ग्राम फैट होती है, 73 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 17 ग्राम फाइबर होते हैं। देखिए आजकल जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं ना, हमने पिज्जा खाया, हमने बर्गर खाया, हमने कुछ भी खाया, या इवन जो बाजार से आटा लेकर आते हैं जो दिखने में बहुत सफेद सफेद दिखता है, उसके अंदर फाइबर 0 होता है। उसके अंदर आपको केवल कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। इस जौ के अंदर जो हमारी डेली रेफरेंस डेली इनटेक है, मतलब जो रोज हमें पोषक तत्व चाहिए, उसका 43%, यदि हम केवल जौ का दलिया खाते हैं तो थियामिन मिलता है, 25% कॉपर मिलता है, 5% फोलेट मिलता है, विटामिन B6 16%, 100 ग्राम केवल जौ के दलिये से मिल जाता है, आयरन 20% मिल जाता है जो डेली हमें चाहिए, मैग्नीशियम 33% मिल जाता है, फास्फोरस 26% मिल जाता है, 13% जिंक मिल जाता है, नाइसिन मिल जाता है 18%, पोटेशियम मिल जाता है 13%, मैग्नीज मिल जाता है 97%। कि 100 ग्राम आपने दलिया खा लिया तो मैग्नीज की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो लगभग पूरी हो जाती है। सेलेनियम मिल जाता है 54%। तो ये जौ के दलिये के और क्या फायदे हैं? डाइजेशन के लिए जैसे हमने बात की, हमारे शरीर के, हमारे पाचन तंत्र के लिए जैसे गेहूं का दलिया लाभ करता है, जौ का दलिया उससे भी ज्यादा लाभ करता है। अभी तो जौ के दलिये के ऊपर रिसर्च हो रही है। ये जो ओट्स बनता है ये भी जौ से मिलता जुलता एक अनाज है, तो ऐसे ही जैसे ओट्स बनता है वैसे ही जौ का भी रेडीमेड दलिया, इंस्टेंट दलिया भी बनता है। अगर हम जौ की बात करें तो फाइबर, इसके अंदर जो सोल्यूबल फाइबर है, ये सोल्यूबल फाइबर हमारे खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। हमने यदि रात को डिनर में जौ का दलिया खाया तो सुबह आपको कई बार इसबगोल या हरड़ या त्रिफला लेना पड़ता है, या आपको सुबह सुबह आपको कई बार अच्छे से आपका पेट साफ नहीं होता, तो वो बहुत अच्छे से होगा, अच्छे से डाइजेस्ट बहुत अच्छे से होता है। एक रिसर्च की गई जिसमें पुरानी जिनको कब्ज थी ऐसे 16 लोगों को शामिल किया गया और इनको 10 दिन तक केवल 9 ग्राम अंकुरित जौ खाने के लिए दिए गई। अभी नवरात्र आने वाले हैं 1-2 दिन के बाद, तो नवरात्रों में आपने देखा होगा कि हर घर में जब देवी की पूजा होती है तो देवी की पूजा के समय जौ उगाया जाता है, थोड़ी सी मिट्टी लाई जाती है, घर में यदि आंगन है तो आंगन के अंदर जौ को बोया जाता है, फिर जौ के जवारे अंदर से जब हरे हरे निकलते हैं तो उन ज्वारों के ऊपर कलश रखा जाता है, नारियल रखा जाता है। तो एक तरीके से शक्ति का पर्व नवरात्रों को माना जाता है। और नवरात्रों की पूजा तब तक नहीं होती जब तक गेहूं के ज्वारे, हरे हरे ज्वारे नहीं बनाए जाते। और अपने पतंजलि योगपीठ में तो योगग्राम के अंदर जो कैंसर के पेशेंट आते हैं, पिछले 25 सालों से पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी कैंसर के पेशेंट को, कैंसर के रोगियों का इलाज, उनकी औषधियों में जो सबसे बड़ी औषधि मानी जाती है वो गेहूं के ज्वारे को मानी जाती है। उनको बताया जाता है कि आप गेहूं के ज्वारे का जरूर सेवन करें, गेहूं के ज्वारे का रस निकाल कर पिएं, और इस गेहूं के ज्वारे के रस को ग्रीन ब्लड के नाम से कहा जाता है। तो ये जौ 10 दिन तक 9 ग्राम केवल अंकुरित जौ दिए गए, तो उसके बाद उनकी जो बॉल मूवमेंट है उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। जौ के फायदे ये हैं कि ये जौ, जैसे हमारे पेट के अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोबायोटिक के लिए बड़ा प्रचलन बढ़ा हुआ। आप किसी होटल में जाए ना तो सुबह सुबह आपको होटल के ब्रेकफास्ट में दिखाई देगा छोटी छोटी कुछ शीशियां दिखाई देंगी जिनके अंदर दही का जैसा, लस्सी के जैसा कुछ होता है। किसी भी अच्छे मॉल में जाएं तो आपको प्रोबायोटिक का अलग से एक काउंटर मिलेगा कि उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं। तो इस जौ का नियमित प्रयोग करने से हमारे पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से फलते और फूलते हैं, वो मरते नहीं हैं। हम डेड फूड खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं और बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च ये पाई गई कि 20 जो हेल्दी लोग थे उनको 4 हफ्तों के लिए 60 ग्राम जौ खाने के लिए कहा गया, और रिसर्च के बाद ये पाया गया कि उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ गए और उनके पेट के अंदर सूजन कम हो गई और ब्लड शुगर का लेवल भी बैलेंस होने लग गया। जौ के और क्या फायदे हैं कि डायबिटीज को ठीक करता है, जैसे गेहूं का दलिया करता है तो गेहूं के दलिये से भी ज्यादा काम ये जौ का दलिया करता है। शुगर का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है जिससे शुगर लेवल और इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बैलेंस रहता है। एक रिसर्च की गई जिसमें 10
ओवरवेट और जो शुगर की पुरानी मरीज महिलाएं थी उनको ओट्स दिया गया और जो दिया गया, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये देखा गया कि जो जिनको दिया गया, जैसे ओट्स वालों की तो लगभग 30% तक ब्लड शुगर कम हुई, लेकिन जिनको जो खाने के लिए दिया गया उनकी 60 से 65% ब्लड शुगर का लेवल कम हुआ। जो कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने के लिए और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने का काम करता है। एक रिसर्च 44 हाई कोलेस्ट्रॉल वाले रोगियों के ऊपर की गई। इनको खाने में जौ और चावल दिया गया। रिसर्च के बाद यह पाया गया कि जिनके सिर्फ चावल दिया गया उनका खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन जिनको जो दिया गया उनका खराब कोलेस्ट्रॉल, जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है, वो कम हुआ। जो के दलिए का प्रयोग जिनको वजन कम करना है ना, वो कम कर सकते हैं। कई बार माताओं बहनों को यह समस्या होती है कि क्या बनाएं, तो जौ का सूप बनाया जा सकता है, जौ की खिचड़ी बनाई जा सकती है, जौ का पोहे की तरह सब्जियां डालकर बनाया जा सकता है, जौ का दलिया बनाया जा सकता है, जौ का दूध वाला दलिया बनाया जा सकता है। तो जिनको वजन कम करना हो वो यदि जौ के दलिए का सेवन करते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाता है, जिससे इसके अंदर जो सोल्यूबल फाइबर है वो धीरे धीरे शरीर के अंदर जाता है। शरीर को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और भूख कम लगती है। तो जिनको वजन कम करना है उनके लिए भी फायदेमंद है। जिन किशोरों को वजन बढ़ाना है वो मलाई वाले दूध में जौ बनाएं, उसके अंदर किशमिश डाल दें, उसके अंदर वो मीठा डाल सकते हैं, उसके अंदर गाय का घी डाल सकते हैं, तो वजन बढ़ा भी देगा। जो पानी में बनाकर इसका हम प्रयोग करेंगे, खिचड़ी के रूप में प्रयोग करेंगे, तो ये वजन घटाने का काम करेगा। दिल को सेहतमंद रखने का काम ये जौ करता है। जौ के अंदर जो जिंक है, जो फास्फोरस है और जो मैग्नीशियम और कॉपर है, ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए काम करता है। बढ़ती उम्र में हमारी जो हड्डियां कमजोर होती है ना, उसमें हमारे खाने पीने का भी एक बड़ा रोल है। हम यदि मोटा खाएंगे, हम छिलके वाला खाना खाएंगे, छिलके वाला आटा खाएंगे, हम हरी सब्जियां खाएंगे और इसके साथ साथ जैसे जौ का दलिया है इसको हम नियमित रूप से सेवन करेंगे, तो बढ़ती उम्र में जो हड्डियां कमजोर होती हैं वो हड्डियां कमजोर भी कम होंगी। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये जौ के अंदर बिटाइन नाम का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो बिटाइन को बाद में जो हमारी बॉडी कोलिन में बदल देती है, तो ये सूजन को कम करने में काम करता है। पर ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो गर्मियों के अंदर तो जो विशेष रूप से लाभकारी है। जौ को यदि हम जौ का दलिया बनाकर उसको रात भर रखकर और फिर उसको हम लस्सी के साथ, प्याज के साथ सेवन करते हैं, तो गर्मी से लड़ने के लिए हमें बड़ी मदद करता है। जौ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होती हैं, जिससे लू लगने का और गर्मी लगने का खतरा कम हो जाता है। यह भी पाया गया है रिसर्च में कि जिनको दमा अस्थमा है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, तो उसमें भी उनको रिलीफ मिलता है। जिनको गठिया है, जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न है, वो जौ के पानी का यदि प्रयोग करते हैं तो उससे उनको लाभ मिलता है। जौ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, जिससे जौ का दलिया खाते हैं तो जो जौ की प्रकृति है उससे हमारी स्किन के अंदर चिकनाई बनी रहती है, स्किन के अंदर नमी बनी रहती है, स्किन के अंदर चमक बनी रहती है। जौ के अंदर जो विटामिन सी पाया जाता है उससे घाव भरने में मदद मिलती है, चोट जल्दी ठीक होती है। जौ के अंदर विटामिन और मिनरल पूरी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन बी है और ये विटामिन बी और विटामिन सी के कारण बालों के लिए भी हमारा ये जौ बहुत लाभदायक है। और ये जो जौ का पानी है, जौ का पानी क्या चीज है, आपने जौ के बारे में तो सुना है, लेकिन जौ को आप 1 लीटर पानी में 50 से 100 ग्राम जौ डाल दें और फिर उसको खूब उबालें। एक अच्छी तरह उबलने के बाद आप उसको उतार लें, ठंडा करके छान लें आप उसको, तो इसको बोलते हैं जौ का पानी। ये जौ का पानी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बड़ा काम करता है, जिससे हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारी आंत ठीक रहती है। गैस, कब्ज, खट्टी, डकारें, इनको ठीक करने के लिए जौ का पानी बड़ा काम आता है। वजन को कम करने के लिए जौ के पानी को प्रयोग किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए भी जौ के पानी को प्रयोग किया जाता है। हमारे आंत के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनके लेवल को बढ़ाने के लिए भी जौ के पानी का प्रयोग किया जाता है। तो जौ का पानी आप प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जौ, देखिए जौ भी 2-3 प्रकार का होता है। उस 2-3 प्रकार के जौ में जो सबसे अच्छे प्रकार का जौ होता है उसका दलिया पतंजलि के द्वारा बनाया जाता है। जौ के फ्लेक्स भी बनते हैं, जौ की खिचड़ी बनती है, जौ का आटा बनता है। आप अपने घर के अंदर जो आपके पास आटा है ना, उस आटे में लगभग 20 से 25% आप जौ का आटा भी मिला सकते हैं, तो ये गुण भी आपको मिलेंगे। अभी क्योंकि सब लोग तो आटा घर में चक्की नहीं है, सब लोग पिसवा नहीं सकते, तो पतंजलि ने
एक मल्टीग्रेन आटा भी उपलब्ध करवाया है, जिसमें गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, कई प्रकार के उसके अंदर अनाज मिलाए गए हैं। तो आप उस मल्टीग्रेन आटे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, पतंजलि का उद्देश्य केवल उपलब्ध करवाना है। आप घर पर बनाना चाहें तो उस आटे का फार्मूला पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। ये मल्टीग्रेन जो दलिया है, इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये सारे फार्मूले पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने किसी भी फार्मूले को हाइड नहीं किया है। सब टीवी के ऊपर बताते हैं कि आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। जब फार्मूला बताते हैं तो लोग कहते हैं कि आप हमें बनाकर दे दो, कौन झंझट करेगा। लेकिन जब बनाकर देते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो व्यापार करते हैं। तो हमें इस मानसिकता से बचना पड़ेगा। पतंजलि का उद्देश्य केवल चैरिटी करना है, पतंजलि का उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है। तो जौ से दलिया बना सकते हैं, मीठी खिचड़ी बना सकते हैं, जौ का सूप बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम जौ से बना सकते हैं। तो आज क्योंकि ये विशेष रूप से मुझे पसंद था दलिया, तो आज मैंने जौ के दलिये के बारे में आपके सामने बातचीत की। जो लोग योग करते हैं, जो लोग सात्विक जीवन जीने वाले हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये जौ का दलिया। तो आप ये जौ का दलिया जरूर प्रयोग करें। यौगिक आहार है, सात्विक आहार है, शुद्ध आहार है, शरीर को स्वस्थ बनाने वाला आहार है। तो आज के लिए इतना ही। राष्ट्र गौरव के इस अंक को देखते रहिए। हम स्वदेशी की बात करते हैं तो स्वदेशी के इस क्रम में हम बात करेंगे विदेशी पेड़ पौधे आए उनसे क्या नुकसान हुआ, विदेशी घास आई उससे हमारा क्या नुकसान हुआ, विदेशी कल्चर आया उससे हमारा क्या नुकसान हुआ, और स्वदेशी खान पान का, स्वदेशी कल्चर का, स्वदेशी रहन सहन का, स्वदेशी भाषा का, स्वदेशी भेषज का, स्वदेशी ज्ञान विज्ञान का कितना महत्व है। ऐसी हम बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।